And now we come on the last topic of this chapter, that is farm planning and budgeting. ये लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ये फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं फार्म क्या होता है, फिर हम बात करेंगे प्लानिंग और बजटिंग की। तो फार्म क्या होता है? फार्म इज सिंपली अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा जिसके ऊपर हम अपने इंटरप्राइजेस को, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं ताकि हम उसको चलाएं, उसमें इनपुट्स लगा के उससे आउटपुट जनरेट करें और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें, मैक्सिमम रिटर्न्स लेकर आएँ। तो वो ज़मीन का जो टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हम अपनी इंडस्ट्री या फार्म इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज फार्म। अब फार्म के लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं। वाई इट इज़ सो, क्यों करते हैं हम इतना? बिकॉज जब भी हम कोई फार्म इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अभी हमने पढ़ा है रिस्क और अनसर्टिनिटी क्या होता है, ठीक है। तो रिस्क इन्वॉल्व होता है, ऊपर से हमारे जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, इनपुट यूज़ करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास जो कम रिसोर्सेज हैं या हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको एट द टाइम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिल सके। और प्लानिंग के साथ साथ हम बजटिंग भी क्या करते हैं, साइड बाय साइड करते रहते हैं। वैसे तो हमें ये दो टॉपिक सेपरेट पढ़ने हैं, फार्म प्लानिंग अलग पढ़ना है, बजटिंग अलग पढ़ना है, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाता है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, तो प्लानिंग और बजटिंग ये दोनों ही साइड बाय साइड रन करती हैं, यानी साइमल्टेनियसली रन करते हैं। प्लानिंग के साथ साथ ही बजटिंग जो है वो अपना रोल प्ले करता है। पहले हम समझते हैं प्लानिंग, फार्म प्लानिंग क्या होता है, उसके बाद बजटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट विथ फार्म प्लानिंग। तो फार्म क्या होता है? एक ज़मीन का एक टुकड़ा होता है, सिंपली पीस ऑफ लैंड होता है। लेकिन प्लानिंग क्या होती है? नाउ व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है, उसके बाद हम फार्म प्लानिंग को एक साथ समझते हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है? मीन्स टेकिंग डिसीजंस इन एडवांस। फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए हम पहले से अगर डिसीजंस लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, फ्यूचर को रिस्पेक्ट में, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? एक तरह की फॉरवर्ड सीकिंग अप्रोच है। कैसी ये अप्रोच है? एकदम फॉरवर्ड सीकिंग, यानी फ्यूचर को देखते हुए हम काम करते हैं। तो प्लानिंग इज रिफर्ड एज फॉरवर्ड सीकिंग अप्रोच। ये जो लाइन है जो मैंने अंडरलाइन करी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक फॉरवर्ड सीकिंग अप्रोच होती है। यहाँ पे हम पास्ट में क्या होता है उसको डील नहीं करते, फ्यूचर में हम क्या करेंगे उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं। तो ये हमारी होती है प्लानिंग। अब फार्म प्लानिंग में क्या होता है? फार्म प्लानिंग इज़ टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ ऑपरेशंस इन एडवांस। हम पहले से कुछ ऑपरेशंस को, एक सेट ऑफ ऑपरेशंस तैयार करते हैं ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके फ्रॉम अवेलेबल फार्म रिसोर्स। हमारे फार्म रिसोर्सेज कैसे हैं? अवेलेबल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं। उन लिमिटेड फार्म रिसोर्सेज के लिए हमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस पहले से तैयार करने हैं कि हम फार्म रिसोर्स को कैसे यूज़ करेंगे, कितना यूज़ करेंगे, जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये होती है फार्म प्लानिंग। इसके अलावा दो साइंटिस्ट थे, टंडन और धौंदियाल। इन्होंने भी फार्म प्लानिंग को अपने तरीके से डिफाइन करा। इन्होंने बोला फार्म प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन प्रेजेंट, यानी अभी प्रेजेंट समय में हम डिसाइड करेंगे किस चीज़ को लेके, व्हाट टू डू इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमें को क्या करना है, अबाउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक टू बी रेज्ड थ्रू द रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं या जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमें क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि वो फिट हो जाए और हमको मैक्सिमम रिटर्न्स दे, और हमारा को जो भी फ्यूचर में हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी उसकी सारी तैयारी हम प्रेजेंट टाइम में जो करते हैं, फ्यूचर के लिए जो भी प्रेजेंट में हम तैयारी करेंगे, दैट इज़ रिफर्ड एज फार्म प्लानिंग। सो ये फार्म प्लानिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। प्लानिंग बेसिकली फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब फार्म प्लानिंग हम क्यों करते हैं? बेसिकली हमारी जो फार्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व रहती है, लिमिटेड रिसोर्स हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, फार्म को प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो फार्म प्लानिंग करने से होता क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है मेन ऑब्जेक्टिव, एक होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फार्मर का प्लानिंग की तरफ से, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फार्मर का क्या होता है? पहले देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फार्मर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फार्म प्लानिंग को लेके, वो ये होता है टू मैक्सिमाइज द एनुअल नेट इनकम सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी लंबे समय तक फार्मर्स की जो एनुअल नेट इनकम है, यानी जो साल भर की जो ईयरली इनकम आती है, एनुअल नेट इनकम, वो मैक्सिमाइज हो। लाइक फॉर एग्जांपल किसी एक साल में 2020 में फार्मर को एक
इनकम जनरेट हुई 20 रुपीज़ की, 20 यूनिट्स की, तो अगले साल 21 को फार्मर ने अपनी इनकम क्या करी, इंक्रीज़ करी अप टू 25। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन वो फार्मर क्या करना चाहता है, अपनी इनकम को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, यानी इसको जो साल भर की इनकम होती है, नेट एनुअल इनकम, वो फार्मर्स चाहेगा वो मैक्सिमाइज़ हो। इस चीज़ को मैक्सिमम करने के लिए अभी 20 है, फिर 25 होगी, 30 एंड सो ऑन, इस तरह इंक्रीज़ करने के लिए फार्मर को ज़रूरी होती है कि वो अपनी फार्म में प्लानिंग कर सके। ये होता है फार्मर का मेन ऑब्जेक्टिव कि वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ करे। अब बात करते हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। फार्म का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है फार्म प्लानिंग को लेकर, वो रहता है कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वी कैन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फार्मर का इम्प्रूव हो सके। फार्मर्स का जो रहन सहन का तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव करने के लिए भी ये फार्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो फार्म प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इनकम को इंक्रीज़ करना, नेट इनकम यानी एनुअल नेट इनकम को बढ़ाना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसके फार्मर्स की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना। अब बात करते हैं फार्म प्लानिंग कितने तरीके की होती है। तो 2 तरीके की फार्म प्लानिंग होती है, एनुअल और लॉन्ग रेंज। नाम से क्लियर है एनुअल प्लानिंग का मतलब क्या। तो एनुअल प्लानिंग जो होगी, एनुअल का मतलब होता है ईयरली, 1 ईयर। तो ये प्लानिंग जो होती है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एनुअल प्लानिंग। ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ 1 साल की प्लानिंग होगी तो एनुअल प्लानिंग। लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा और वी कैन से अप टू 5 to 10 ईयर्स तक की जो पीरियड के लिए पीरियड के लिए जो प्लानिंग होती है दैट इज़ लॉन्ग रेंज प्लानिंग। ये 2 इसमें बस यही है। उसके बाद हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्म प्लानिंग। फार्म प्लानिंग जो होती है वी कैन से दैट कि जो अच्छा फार्म प्लान होता है उसके क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। तो इंडिया में जो फार्म प्लान्स होते हैं उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा फार्म प्लान है। तो अच्छे फार्म प्लान की कुछ करेक्टर्स होते हैं, कुछ खासियत होते हैं। फर्स्ट वन इज़ गुड फार्म प्लान प्रोवाइड फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ फार्म रिसोर्स। हमारे पास जो फार्म रिसोर्स हैं उनको हम कितने एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो फार्म प्लान में ये सब चीज़ें आती हैं कि हम फार्म प्लान को कैसे जुडिशियसली यूज़ कर सकें, एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। सेकंड है बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेज। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में हमारे अच्छे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। किसके? इनपुट्स के। हम डिफरेंट इनपुट्स का कॉम्बिनेशन करके अपने एंटरप्राइज को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अवॉइड द रिस्क, एक्सेसिव रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे जो रिस्क हमेशा एसोसिएट रहता है बिजनेस में, लेकिन जो कैलकुलेट रिस्क है वो हम ले सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव रिस्क को अवॉइड करना चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन यूटिलाइज फार्मर्स नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एंड टेक्स अकाउंट टू देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। फार्मर की जो पूरी नॉलेज है फार्मिंग को लेके, फार्मिंग बैकग्राउंड को लेके, वो अपनी नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सके। तो फार्म प्लान उसके हिसाब से सुटेबल होना चाहिए कि उसकी फार्मर्स को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग फार्म प्लान जो होना चाहिए फ्लैक्सिबल होना चाहिए। एंड इंक्रीज द मार्केटिंग फैसिलिटीज़। फार्म प्लानिंग में प्रॉपर डिस्क्राइब होना चाहिए कि मार्केटिंग फैसिलिटीज़ कैसे हैं। फार्मर जिस प्लेस में फार्मिंग कर रहा है उसके नियर बाय एरिया में कोई मार्केटिंग फैसिलिटी है या नहीं है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फार्म प्लानिंग में। प्रोग्राम ऑफ ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड रिपेइंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो नीड देयर। एंड एट लास्ट यूज़ ऑफ अप टू डेट मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर में आजकल बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं डे बाय डे, तो फार्मर्स को होना चाहिए कि उससे एकदम वेल अवेयर है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स, तो आजकल फर्टिलाइज़र के केस में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर जो यूज़ हो रहा है इंडिया में दैट इज़ यूरिया। यूरिया में इतने सारे मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, जैसे नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, और आज के डेट में नैनो टेक्नोलॉजी ने भी यूरिया डेवलप कराया, नैनो यूरिया करके। तो ये तरह के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके बारे में भी फार्मर्स को प्रॉपर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड फार्म। तो अब ये हमारे कैरेक्टर्स के बाद एक बार और एक दूसरी डेफिनेशन आ गई है फार्म प्लानिंग की, कि फार्म प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ द फार्म बिजनेस सो दैट इट रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूस मैक्सिमाइजेशन ऑफ द नेट रिटर्न्स ऑफ फार्म बिजनेस। मतलब हम फार्म प्लानिंग में कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे, यानी कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे कि हमें कैसे फार्म में ऑपरेशन करना है, किस तरह के ऑपरेशन और किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप डेवलप करना है, ताकि हमको जो नेट रिटर्न्स होते हैं वो हमेशा उनको फार्मर को बढ़ते हुए यानी कंटिन्यूसली उनको मैक्सिमाइज रिटर्न्स मिलते रहें। तो यही फार्म प्लानिंग होती है। तो फार्म प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक फार्म बजटिंग में। फार्म हमने क्या होता है पहले समझ लिया, एक पीस ऑफ लैंड होता है दैट इज़ फार्म। बजटिंग का मतलब क्या होता है?
बजटिंग का मतलब होता है हम जो हमारे पैसे होते हैं, बजटिंग मतलब जो भी हमने प्लानिंग करी है, सपोज हमने प्लानिंग करी कि हमारा इतना बड़ा एक लैंड होगा, इतने हेक्टेयर का लैंड होगा, उसमें इस एरिया में हम याली क्रॉप लगाएंगे, इस एरिया में याली क्रॉप लगाएंगे, इस एरिया में हम एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। तो ये हमने जो पूरी प्लानिंग करी है, अब इसमें हमको क्या चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए कि हमें इतने एरिया की लैंड चाहिए तो इतने एरिया में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, सीड्स की कितनी कॉस्ट आएगी, इनपुट की कितनी कॉस्ट आएगी। एक एरिया में हमने सपोज बात करी प्रोसेसिंग की या पॉली हाउस कल्टीवेशन के लिए, तो उसके लिए पॉली हाउस का जो भी स्ट्रक्चर होता है उस मटेरियल के लिए कितनी कॉस्ट होगी, सब कॉस्ट को एस्टिमेट करना कि इसमें कितनी कॉस्ट लगी। उसके बाद कॉस्ट लगने के बाद हम अगर उसको मार्केट में देने जाएँ तो हमको मार्केट में बेचने के बाद हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, हर एक इंटरप्राइज का हर एक यूनिट का जो रिटर्न है वो कितना आएगा। उसके बाद हमको कैलकुलेट करेंगे अपना नेट प्रॉफिट हमको कितना मिला। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमको रिटर्न्स हुए, हमको रिटर्न में कितना मिला और हमने खुद से अपनी कॉस्ट से कितना लगाए, तो इन दोनों को माइनस करके जो भी हमारा नेट प्रॉफिट बना है वो हमको पता चलता है बजटिंग से। तो बजटिंग में हम चीज़ों को सिर्फ क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। बजट क्या होता है, एक तरह की एस्टिमेशन वाली प्रोसेस होती है, अनुमान लगाते हैं। देखो फार्म बजटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट, रिटर्न एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फार्म और अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ प्लान पीरियड। जब हम प्लानिंग कर रहे थे उसी प्लानिंग के टाइम पे हम ये भी एस्टिमेट करेंगे कि हमको इस इंटरप्राइज में कितनी कॉस्ट लगानी होगी, उसमें कॉस्ट लगाने के बाद हमको मिलेगा कितना रिटर्न और नेट प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। इन तीनों चीज़ों को एस्टिमेट करना है, याद रखो, कॉस्ट, रिटर्न और नेट प्रॉफिट, इन तीन चीज़ों को एस्टिमेट करने के तरीकों को ही हम, इस प्रोसेस को ही फार्म बजटिंग कहा जाता है। ठीक है, फार्म बजटिंग के दो टाइप्स आते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा पार्शियल बजटिंग जिसको हम एंटरप्राइज बजटिंग भी कहते हैं, दूसरा है हमारा कंप्लीट बजटिंग। तो पहला देखते हैं एंटरप्राइज या पार्शियल बजटिंग में क्या होता है। इंटरप्राइज या पार्शियल बजटिंग जो होती है इसमें हम कुछ फ्यू इंटरप्राइजेस को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका एक बार डेफिनेशन देखते हैं इंटरप्राइज बजटिंग में क्या होता है। Enterprise budget are the input output relationship of individual enterprise। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का मतलब है कि जो हमारे फैक्टर्स हैं और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। Enterprise budgets are useful to estimate input required, cost incurred and expected return of a particular enterprise। वही जो ऊपर हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमें कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी, कितना इनपुट चाहिए और क्या हमको बदले में रिटर्न मिलेगा इसके, वो हम यही सब चीज़ों को यहाँ पे भी एस्टिमेट करने का काम करते हैं। Enterprise budget provides useful information regarding the resource requirement and the relative profitability of the different enterprise। इसी को हमने पार्शियल बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है। पार्शियल बजटिंग में भी हम क्या करते हैं, वही एस्टिमेट करते हैं कि हमको कितना रिटर्न में मिलेगा, आउटपुट या रिटर्न हमको कितना मिलेगा, उस चीज़ को एस्टिमेट करना ही पार्शियल बजटिंग कहलाता है। पार्शियल बजटिंग में जो होता है हम कुछ ही फ्यू रिसोर्सेज का ही एलोकेशन यहाँ पे करते हैं, यानी कि हम कुछ ही फ्यू रिसोर्सेज या फ्यू इंटरप्राइजेस को ही यहाँ पे हम डील करते हैं। हम पूरे कंप्लीट सेटअप या पूरे होल इंटरप्राइज के संग डील नहीं करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे, तो ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट आगे करैक्टर्स देखते हैं। जो पार्शियल बजटिंग होता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ इन द अडॉप्शन ऑफ न्यू इंटरप्राइज इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। फार्म जो में पार्शियल इंटरप्राइज होता है, जो पार्शियल बजटिंग होती है वो डील करती है कि हम अगर हम नए इंटरप्राइज को लेकर आते हैं इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, अगर पुराना इंटरप्राइज हटा के या नया इंटरप्राइज हम वहाँ सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन डील करते हैं, ये पार्शियल बजटिंग के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट इज इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑनगोइंग इंटरप्राइज ऑफ द फार्म। पहले से जो फार्म ऑलरेडी वहाँ स्टैब्लिश्ड है उसको ही अगर फार्म इतना है हम उसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फार्म अब इतना बड़ा हो जाए, उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना, ये भी हमारा पार्शियल बजटिंग के अंदर आता है। दैन थर्ड इज़ इन बाइंग और ब्रिंग न्यू मशीनरी, नई मशीन्स लेकर आना, ठीक है, नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना, अडॉप्ट करना, या नया इनपुट लेकर आना, कुछ भी नया कुछ लेकर आना, नयापन, ठीक है, नया इंटरप्राइज लेकर आना, पुराने की जगह साइज़ बड़ा कर देना, थोड़ा नया लुक आ जाएगा, नई मशीनरीज का लाना, नई टेक्नोलॉजी आना, नया इनपुट का आना, ये सारी चीज़ें हमारी पार्शियल बजटिंग के अंदर आती हैं। देन स्मॉल चेंजेस, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम कैसा चेंज करें, स्मॉल चेंजेस करें। अगर हम अपने फार्म बिजनेस में कुछ स्मॉल चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा पार्शियल बजटिंग के अंदर आएगा। अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो अगेन हमारा टोटल बजटिंग या फिर कंप्लीट बजटिंग के अंदर आएगा। लेकिन अभी हम बात करें स्मॉल चेंज की, तो अगर हम छोटा सा कुछ माइनर स्मॉल चेंज कर रहे हैं तो ये पार्शियल बजटिंग के संग डील करता है। इन चेंज ऑफ फर्टिलाइजर, इरीगेशन
इस टाइप के जो चेंजेस हम करते हैं, माइनर फर्टिलाइज़र में कुछ चेंज करा, इरिगेशन में या कुछ दूसरी एग्रीकल्चर पैटर्न में चेंज कर दिया, तो ये हमारा माइनर चेंजेस होते हैं, स्मॉल चेंज होते हैं जो कि डील करते हैं पार्शियल बजटिंग के साथ। अब देखते हैं टोटल बजटिंग। टोटल बजटिंग में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस के संग डील करते हैं और एक होल एंटरप्राइज यूनिट के संग डील करते हैं। द कॉस्ट एंड रिटर्न एनालिसिस ऑफ द होल फार्म एज अ सिंगल यूनिट। यहाँ पे हम पूरे फार्म को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करके चीज़ों को एस्टिमेट करेंगे, कितना कॉस्ट और कितना रिटर्न रहेगा उस चीज़ को हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। और ये हम तभी एस्टिमेट कर पाते हैं जब हमारे फार्म में कुछ ड्रास्टिक चेंज होते हैं। अगर कुछ स्मॉल चेंज थे, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, स्मॉल चेंजेस होंगे तो कौन सा बजट आएगा, पार्शियल बजट। लेकिन अगर ड्रास्टिक चेंज होंगे तो ड्रास्टिक चेंज के संग डील करते हैं हमारा टोटल बजट, जिसको हम कंप्लीट बजट या फुल बजट भी कहते हैं। और ये तब हमारा यूज़ होता है जब हमारा कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी अगर हमारा फार्म पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज हो रहा है, नए तरीके से सेटअप होगा, वहाँ पे हम टोटल बजटिंग की बात करते हैं। टोटल बजटिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, जबकि पार्शियल बजट में हम क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे डिफरेंस देखेंगे, वहाँ पे चीज़ें और क्लियर होंगी। तो पहले हम यहाँ पे इसके कैरेक्टर देखते हैं, या फिर कह सकते हैं कंप्लीट फार्म बजटिंग इज नीडेड इन। कंप्लीट फार्म बजटिंग की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। फर्स्ट इज बिफोर स्टार्टिंग फार्मिंग ऑन अ न्यू फार्म। जब हम एक नया फार्म लेते हैं, हमें कुछ भी वहाँ पे हमने कुछ इस्टेब्लिश नहीं करा, ये हमारा एक नया फार्म है, बिल्कुल न्यू है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट या टोटल बजटिंग डील करेगा। लेकिन अगर हम नए की जगह, मतलब अगर हम ओल्ड फार्म की जगह कुछ न्यू चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये चीज़ जो होगी हमारी पार्शियल के अंदर आएगी। पुराने की जगह नया लेकर आना, ये हमारा पार्शियल बजट है। लेकिन एकदम टोटली बिल्कुल नया फार्म स्टैब्लिश करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट बजटिंग के अंदर आएगा। देन कंपैरेटिव कॉस्ट एंड रिटर्न एनालिसिस ऑफ अल्टरनेट फार्म प्लान्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रास्टिक चेंजेस अगर हमारे हो रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज अगर हो रहा है, ठीक है, अगर हम अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब दोबारा से नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अडॉप्शन न्यू क्रॉप रोटेशन, न्यू मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन या लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ये सब एकदम नया तरीके से शुरू करेंगे। ड्रास्टिक चेंज अगर आने वाले हैं तो हमारा कंप्लीट बजटिंग के संग डील करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सडन चेंजेस इन द प्राइस ऑफ फार्म इनपुट एंड आउटपुट, यानी फार्म इनपुट आउटपुट के जो प्राइस चेंज होता है, प्राइस डिफरेंट है, वो सडन अगर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कंप्लीट बजटिंग और फुल बजटिंग। या फिर हमारे मेजर चेंजेस अगर होते हैं, हमारे जो मेन प्रोडक्शन फंक्शंस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनमें अगर उनकी अवेलेबिलिटी में अगर बहुत ज़्यादा मेजर चेंज शो हो रहा है, दैन ऑल्सो कम्स अंडर द कंप्लीट बजटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लीट बजटिंग के। इसके बाद यहाँ पे हमको फॉर्मूला पढ़ना है, अलजेब्रिक फॉर्मूला ऑफ फुल बजटिंग, या फुल बजटिंग यानी टोटल बजटिंग या कंप्लीट बजटिंग। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ आर। यहाँ पे आर जो होता है दैट इज़ नेट प्रॉफिट। ये हमको बताएगा कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो नेट प्रॉफिट जो होता है यहाँ पे आर, ठीक है। इस इक्वेशन को देखते हैं, पहले हम इसका जो वर्ड मीनिंग है, यानी इसका जो, ये इक्वेशन बाद में रीड करेंगे, पहले इसका जो सेंटेंस है वर्डली उनको डील करते हैं। देखते हो, नेट प्रॉफिट ऑफ फार्म बिजनेस जो है बराबर होता है टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑल आउटपुट, ठीक है। आउटपुट यानी प्रोडक्ट या प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस से क्या जनरेट होता है, प्रोड्यूस से जनरेट होती है रिसिप्ट्स। तो हम भी इसको मानते हैं टी आर, अपने याद करने के लिए हम इसको टी आर बोलेंगे, टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फार्म इनपुट या इनपुट फैक्टर। हमारे जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट को ही फैक्टर बोलते हैं, तो इनपुट या फैक्टर में क्या लगती है, हमारी कॉस्ट लगती है। तो टी सी यानी टोटल कॉस्ट माइनस एफ सी यानी फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसी चीज़ को हमको ये इक्वेशन है, इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो आर होता है, हमारा जो आर है दैट इज़ अवर नेट प्रॉफिट ऑफ फार्म बिजनेस। हमारा फार्म बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है इज इक्वल्स टू टी आर यानी टोटल रिसिप्ट ऑफ फार्म। टोटल रिसिप्ट का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं तो क्वांटिटीज़ को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा बनेगा टोटल रिसिप्ट्स। उसके बाद माइनस करेंगे टी सी यानी टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट। तो इनपुट की जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम क्या करेंगे, इनपुट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा टी सी यानी टोटल कॉस्ट, और माइनस कर देंगे एफ सी यानी एफ सी का मतलब तो वही होता है हमारा फिक्स कॉस्ट। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा एक कह सकते हैं फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है
फार्म बजटिंग का। तो फार्म बजटिंग का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है तो आपको इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको याद रखना है, याद रखने के लिए बता रही हूँ आपको कि जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है फार्म बजटिंग के अंदर, क्योंकि फार्म बजटिंग हम कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो नेट प्रॉफिट जो हमको मिलता है उसको निकालने का तरीका क्या होगा, TR माइनस TC माइनस FC। अब इनका फुल फॉर्म आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए। TR माने होता है टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स हमेशा कहाँ से जनरेट होती है, प्रोडक्ट से जनरेट होती है, और निकालने का तरीका क्या है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। फिर TC माइनस TC मतलब होता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमेशा किसकी होगी, इनपुट्स की होगी। तो यहाँ पे इनपुट का यानी जो भी हमारे प्रोडक्ट का जो इनपुट या फैक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके प्राइस से, तो ये हमारा TC निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो TR माइनस TC माइनस FC ये सिंपल याद करने का तरीका है जिससे हम फार्म बजट का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, मेन टॉपिक है वो हमारा डिफरेंस है कि पार्शियल बजट और कंप्लीट बजट में क्या डिफरेंस होता है। तो अब जो भी हमारे पॉइंट यहाँ रह गए थे वो उसको हम यहाँ डिफरेंशिएट में पूरा कर लेंगे। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे बनकर आता है, इट कंसिडर अ फ्यू अल्टरनेटिव डू नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन वाइटलिटी। यहाँ पे सिर्फ फ्यू अल्टरनेटिव्स को ही कंसिडर किया जाता है, जबकि कंप्लीट बजटिंग का नाम है कंप्लीट, तो यहाँ पे सारे अल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। The second point is partial budgeting does not indicate break even point, जबकि complete budgeting जो होती है हमारी complete budgeting does indicate the break even point। अब break even point क्या होता है, इकोनॉमिक्स में एक डायग्राम हमने पढ़ा था, एक ग्राफ होता है जिसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट को एलोकेट करते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती है टोटल रेवेन्यूज़ के। जब हमारी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है उस पॉइंट को ही हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और ये एक सिचुएशन होती है व्हेन वी हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। यहाँ पे हमको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, इस सिचुएशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और ये जो कंडीशन है ये पार्शियल बजटिंग में इंडिकेट नहीं होती है, लेकिन कंप्लीट बजटिंग में इस चीज़ को हम इंडिकेट अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इट डज़ नॉट कंसिडर ऑल द अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि सारे अल्टरनेट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पे सारे अल्टरनेट ऑप्शंस जो होते हैं फार्मर्स के लिए वो कंसिडर होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ दिस द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिटर्न एनालिसिस ऑफ अ पार्ट ऑफ फार्म बिजनेस। तो फार्म बिजनेस में हम क्या करते हैं, क्योंकि बजटिंग है तो बजटिंग में हमको कॉस्ट और रिटर्न्स को तो एनालाइज करना ही होगा, तो यहाँ पे हम कॉस्ट और रिटर्न को एनालाइज करते हैं फॉर अ पार्ट ऑफ फार्म बिजनेस में। जबकि कंप्लीट बजटिंग में इट इज़ अ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिटर्न एनालिसिस ऑफ होल फार्म बिजनेस एज अ सिंगल यूनिट। क्योंकि कंप्लीट बजटिंग में हम पूरे के पूरे होल फार्म को ही एक सिंगल यूनिट की तरह देखते हैं, तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे होल फार्म को सिंगल यूनिट समझ के उसकी कॉस्ट और रिटर्न को एनालाइज करते हैं। तो बजट का मतलब ही यही होता है, जो बजटिंग होती है बजट में हम तीन चीज़ों का एस्टिमेट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कौन कौन सी, एक तो कॉस्ट कितनी लगी है, उसके बाद उससे रिटर्न कितना मिलना है, और रिटर्न मिलने के बाद हमें वहाँ से नेट प्रॉफिट कितना मिला है। इन तीन चीज़ों का एस्टिमेट करना ही हमारा बजट कहलाता है। लेकिन पार्शियल बजटिंग में हम ये फार्म बिजनेस के कुछ पार्ट्स में अप्लाई करेंगे, लेकिन कंप्लीट बजटिंग में हम कंप्लीट जो हमारा होल फार्म बिजनेस है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इट कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट ओनली। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की ही बात होती है, किसमें, पार्शियल बजटिंग में। पार्शियल बजटिंग डील्स विद वेरिएबल कॉस्ट ओनली, जबकि जो कंप्लीट बजटिंग होता है डील्स विद वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट बोथ। ठीक है, देखो कंप्लीट बजटिंग का नाम है टोटल बजटिंग, ठीक है। कंप्लीट बजटिंग को हम टोटल बजटिंग भी बोलते हैं। और आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट मिलके क्या कहलाता है, टोटल कॉस्ट। ये हमारा बनता है टोटल कॉस्ट। तो याद रखना टोटल बजटिंग में हम टोटल कॉस्ट के संग डील करते हैं। टोटल कॉस्ट यानी वेरिएबल और फिक्स दोनों को मिला के बनती है टोटल, यानी यहाँ पे हम दोनों के संग डील करते हैं। लेकिन पार्शियल में सिर्फ हम वेरिएबल के साथ ही डील करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड इन द माइनर चेंज इन द फार्म बिजनेस। पहले ही पढ़ चुके हैं, माइनर चेंजेस आएंगे, माइनर चेंज के संग कौन डील करता है, पार्शियल बजटिंग। जब ये अगर वो ड्रास्टिक चेंज आता है तो कंप्लीट बजटिंग होती है। देन इट इज़ द एस्टिमेटेड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवेलेबल फार्म स्ट्रक्चर, यानी फार्म में जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, यानी अवेलेबल रिसोर्स है, वहाँ पे पार्शियल बजटिंग रोल प्ले करती है। जबकि कंप्लीट बजटिंग में कहता है इट इज़ सेवरल अल्टरनेटिव फार्म प्लान टू बी इकोनॉमिकली इवेल्यूएट। यहाँ पे हम सारे जो अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं प्लान में, हमारी जो बजटिंग होती है उसमें हम सबको इवेल्यूएट करते हैं।
देन आफ्टर दैट पार्शियल बजटिंग इज़ नीडेड इन पार्शियल चेंजेस इन द फार्म बिजनेस। अगर हमको कुछ पार्शियल चेंज करना है या फिर वी कैन से स्मॉल चेंज अगर करना है तो हम पे पार्शियल बजटिंग के साथ डील करते हैं। एग्जाम्पल, एडॉप्शन ऑफ न्यू इंटरप्राइज इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, कंडीशंस पढ़ी थी, अगर हम पुराने को उठा के नया चीज़ लेकर आएंगे, पुराने को रिप्लेस करेंगे, ओल्ड को रिप्लेस करेंगे किसी न्यू चीज़ के साथ, तो वहाँ पे पार्शियल बजटिंग जो है अपना रोल प्ले करेगी। जबकि फुल बजटिंग या कंप्लीट बजटिंग में हमें क्या करना होगा, एक तरह से पूरा का पूरा नया करना पड़ेगा, पूरा रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, यानी अडॉप्शन ऑफ न्यू क्रॉप रोटेशन। अगर हम नए तरीके से क्रॉप रोटेशन लेकर आएंगे तो ये हमारा फुल बजटिंग के अंदर डील करेगा। The ninth point is it fails to consider all the relevant factors in maximizing the net returns of the farm as a whole। क्योंकि यहाँ पे हम होल की बात ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सारे रिलेवेंट फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। कंप्लीट बजटिंग में करेंगे, पार्शियल बजटिंग में नहीं करेंगे। द 10th पॉइंट इज इट डज नॉट अलाउ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन रिसोर्स। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि पार्शियल बजटिंग में हम क्या करते हैं, सारे रिसोर्स को जो सब्स्टिट्यूशन होता है उनको हम अलाउ नहीं करते। इट डज नॉट अलाउ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन रिसोर्स। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, वन रिसोर्स को जो हम होता है, एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स के संग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी कैन से एक रिसोर्स को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हम किसी सेकेंड रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन पार्शियल बजटिंग में सब्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ होता है, लेकिन हमारा जो कंप्लीट या फुल बजटिंग है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अलाउ होता है। इट इज़ अलाउ हियर इन केस ऑफ कंप्लीट बजटिंग। देन 11th point is it does not consider the complementary and supplementary relationship। पार्शियल बजटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल बजटिंग में किसी भी तरह का कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री रिलेशन नहीं बनता। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या रिलेशन होता है ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करा है। इनके ग्राफ्स भी आपको याद होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद यही हमारा कम्पिटिटिव भी बन जाता है। ये इतना एरिया कम्पिटिटिव का आता है। तो यहाँ पे भी पार्शियल में भी देखा गया है कि यहाँ रिलेशन जो होता है ना ही तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना सप्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि रिलेशन क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है। जबकि हमारी जो कंप्लीट बजटिंग हो या फिर वी कैन से टोटल फुल बजटिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स आर टेकन केयर इनटू फुल बजटिंग। यहाँ पे हम तीनों को ध्यान रखते हैं, कॉम्पिटिटिव का भी, कॉम्प्लीमेंट्री का भी और सप्लीमेंट्री का भी। ओके, एंड द लास्ट डिफरेंट पॉइंट इज़ ये है कि जो हमारी पार्शियल बजटिंग है ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, लेकिन वहीं पे हमारी जो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि क्विक है, ये इजी भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कंप्लीट वाला है इसको थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे एफर्ट्स चाहिए होते हैं, एंड मोर बेसिक डेटा इन एक्यूरेट फॉर्म। बहुत सारा बेसिक डेटा की ज़रूरत पड़ती है, वो भी एक्यूरेट फॉर्म का, ठीक है। तो ये अंतर होता है पार्शियल और कंप्लीट बजटिंग में। इसके जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाले पॉइंट हैं, इन 12 पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वो ये होते हैं कि पार्शियल बजटिंग में हम कुछ फ्यू अल्टरनेट ऑप्शंस को ही यूज़ करते हैं, फ्यू अल्टरनेट ऑप्शंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट या फिर होल के संग डील करते हैं, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट है कि पार्शियल बजट में हम वेरिएबल कॉस्ट के संग डील करते हैं, जबकि कंप्लीट बजटिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों के संग डील करते हैं। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट को कंसिडर नहीं करा जाता है, जबकि कंप्लीट बजटिंग में ब्रेक इवन पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना कि ये पार्शियल बजट वाला जो है सिंपल, क्विक, इजी है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा इजी नहीं है, एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो इसके डिफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है गाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ दिस वॉल्यूम 1 बुक हैज़ बीन completed. Thank you guys for watching this complete video.